हेलो स्टूडेंट, विषय हिंदी। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। कौन सा टॉपिक है? संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। उसमें किसी व्यक्ति का भी नाम आ सकता है, वस्तु का नाम आ सकता है, प्राणी का नाम आ सकता है, स्थान का भी नाम आ सकता है। अब आप इसकी परिभाषा देखिए कि संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, जाति, भाव के नाम का बोध कराने वाले यानी ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर देखते हैं अपन संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, जाति, भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए, जैसे कमरा, घर, फल, कमल आदि। अब इसमें व्यक्ति का नाम कोई भी हो सकता है, जैसे मोहन, अक्षय, अनीता, गीता। वस्तु का नाम कोई भी हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है, जैसे किताब, टीवी, मेज, कलम। प्राणी का नाम भी कोई भी हो सकता है, जैसे हाथी है, स्त्री है, घोड़ा है। और इसमें स्थान का नाम भी देखो, स्थान में कोई सा स्थान का नाम जयपुर, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, अजमेर आदि कोई भी हो सकता है। तो ये सब स्थान में आएंगे। अब भाव का नाम, अब भाव में देखो जैसे कौन कौन से आ रहे हैं भाव, जैसे बुढ़ापा, बचपन, मिठास, प्रसन्नता, वीरता। इस प्रकार संज्ञा के प्रकार। अब देखो प्रकार किसको कहते हैं? भेद को। तो संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3, यानी संज्ञा के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और दूसरी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी हुई? जातिवाचक संज्ञा। और तीसरी कौन सी हुई? भाववाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हमने स्थान का नाम, भाव का नाम और संज्ञा के प्रकार यानी भेद अभी मैंने आपको बताए हैं। अभी हमने संज्ञा की परिभाषा पढ़ी, संज्ञा के प्रकार पढ़े। अब हम संज्ञा के जो 3 प्रकार होते हैं, अभी हम पढ़ रहे थे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे। तो नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, राधा, उदयपुर, हिमालय, पुस्तक, ताजमहल, पंखा, पेन, महात्मा गांधी, कबीर आदि। अब एक बार फिर देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अब देखो कि जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति? विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान या वस्तु का बोध होता है, यानी वस्तु का ज्ञान होता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मैंने अभी अभी इसमें उदाहरण लिखे हैं, तो देखो उदाहरण में राम, तो राम किस में आया है? विशेष व्यक्ति में। राधा किस में है? विशेष व्यक्ति में। और उदयपुर किस में आया है? स्थान में। और हिमालय पर्वत स्थान में,
पुस्तक, तो ये किस में आई है पुस्तक? वस्तु में। और ताजमहल जो एक प्रसिद्ध इमारत है, जो कहाँ है? आगरा में है, तो ताजमहल किस में है? विशेष स्थान में। पंखा ये भी वस्तु में, पेन ये भी वस्तु में। और महात्मा गांधी जिसके बारे में हम सब जानते हैं, जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है, तो वो भी किस में आए हैं? विशेष व्यक्ति में। और कबीर दास जी जिन्होंने कई दोहों की रचना की है, वो भी किस में आए हैं? विशेष व्यक्ति में। तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं जो मैं अभी अभी मैंने बताए हैं। अब दूसरा देखो, जातिवाचक संज्ञा। पहले हम अभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में अभी पढ़ रहे थे। अब दूसरा देखो, जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं? ये इसमें इसकी परिभाषा देखो। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर देखो कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? कि जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का हमें ज्ञान होता है, हमें बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इनके उदाहरण देखो। जो पहला उदाहरण है इसका, जातिवाचक संज्ञा का पहला उदाहरण, लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई, जलेबी, छिपकली, नहर आदि। तो लड़का जो है वो किस में आता है? प्राणियों में। पर्वत है वो भी प्राणियों में। और मिठाई, जलेबी, फल ये सब किस में आते हैं? पदार्थों में। तो एक बार फिर इसका उदाहरण देखिए, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण कि लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल, पशु, मिठाई, जलेबी, छिपकली, नहर। देखो, लड़का, पर्वत, नदी, पुस्तक, फल। अब लड़का देखो किस में इसका बोध हो रहा है? तो लड़का है, जाति का बोध हो रहा है, यानी पुल्लिंग इसका पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग है, यानी जाति का बोध हो रहा है। पर्वत है वो भी उसमें पुल्लिंग का बोध हो रहा है। नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। और छिपकली क्या है? वो भी स्त्रीलिंग है। और नहर क्या है? वो भी स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार हमने जातिवाचक संज्ञा के ये सभी उदाहरण पढ़ रहे हैं। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ रहे हैं। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखो। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण या स्वभाव का बोध होता है। किसका बोध होता है? स्वभाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर देखो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के भाव, गुण, गुण यानी विशेषता, या स्वभाव का बोध होता है, यानी ज्ञान होता है हमें, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कौन सी संज्ञा कहते हैं उसे? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए। कौन सी का? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन कौन से? जैसे वीरता। वीरता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा के मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको। सबसे पहले है वीरता, बचपन, मिठास, खुशी, मोटापा, अपनापन, गरीबी, सुंदरता, सफलता, क्रोध, क्रोध यानी गुस्सा,
आदि। तो अब ये देखो कि इसमें से पदार्थ के भाव, प्राणी या पदार्थ के भाव या गुण कौन कौन से हैं इस उदाहरण में। जैसे वीरता है, तो वीरता क्या है? एक प्रकार का गुण है। क्या है? गुण है, विशेषता है। और बचपन क्या है? एक भाव है। और मिठास क्या है? मीठा बोलना, मिठास क्या है? एक गुण होता है, एक विशेषता होती है। और खुशी क्या है? एक भाव होता है। और मोटापा क्या है? वो भी एक भाव के अंदर आता है। अपनापन क्या है? अपनापन, अपनत्व, ये क्या होता है? एक गुण होता है। और गरीबी क्या है? एक भाव है। और सुंदरता क्या होती है? सुंदरता भी एक गुण होता है, एक सुंदर होता है कोई, तो ये भी उसका एक अपना एक गुण होता है। और सफलता क्या है? सफलता भी एक गुण होता है। और क्रोध क्या है? क्रोध क्या है? एक भाव है। तो इस तरीके से हमने भाववाचक संज्ञा की परिभाषा भी पढ़ी है और इसके उदाहरण भी हमने अभी अभी पढ़े हैं। तो ये भाववाचक संज्ञा की परिभाषा है। अभी हमने संज्ञा की परिभाषा के बारे में पढ़ा था कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा जो किसी का नाम होता है, उसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। और संज्ञा के प्रकार के बारे में भी पढ़ा था कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। तो इन तीनों परिभाषाओं के बारे में हमने अभी अभी पढ़ा है। लेकिन संज्ञा के 3 भेद के अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी अलावा, संज्ञा के 3 भेद के अतिरिक्त संज्ञा के 2 भेद और भी होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद और भी होते हैं। यानी संज्ञा के 3 भेद के अलावा संज्ञा के 2 भेद और होते हैं। वो कौन कौन से हैं? देखो, जैसे नंबर 1, यानी इसमें हम बोलेंगे नंबर 4, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा देखो किसे कहते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा हम पढ़ रहे हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा वो होती है जिसे गिना नहीं जा सके, यानी जिसको हम गिन नहीं सकते। तो वो कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे इसके उदाहरण देखिए, जैसे दूध है, जल है, शरबत है, चाय है, सोना है, लोहा है आदि, इस प्रकार। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे दूध, दूध को हम नहीं गिन सकते, दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। और जल, जल जिसको हम पानी कहते हैं, नीर कहते हैं, तोय कहते हैं, तो जल को भी हम नहीं गिन सकते, पानी को हम कैसे गिन सकते हैं? एक शरबत, शरबत को भी हम नहीं गिन सकते। चाय जो हम पीते हैं रोज, उसको भी हम नहीं गिन सकते। सोना, लोहा, इन किसी को भी हम नहीं गिन सकते। अब है समूहवाचक संज्ञा। कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा, जो 5 नंबर पे है। समूह का मतलब होता है परिवार, मंडली, सेना, कक्षा, सभा आदि। अब देखो, हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, यानी समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा हम पढ़ेंगे। तो समूहवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिन शब्दों से प्राणियों या वस्तुओं के समूह का पता चले। प्राणियों का और वस्तुओं का जो समूह होता है, एक तरीके से अपन झुंड कह सकते हैं, उनका पता चले, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखिए, जैसे समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन से आते हैं, हम कैसे हमें पता चले। तो समूहवाचक संज्ञा में जैसे परिवार, परिवार में कितने सारे लोग होते हैं, तो एक समूह में आता है। मंडली, बहुत सारे लोग होते हैं उसमें। सेना, सेना में कोई एक सैनिक थोड़ी होता है, सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, तब हम उसको समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। कक्षा, कक्षा में कोई एक विद्यार्थी थोड़ी होता है, बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो इस तरीके से कक्षा क्या हुई? समूहवाचक संज्ञा। और सभा, जिसे हम मीटिंग कहते हैं,
उसको भी हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये आता है। तो इस प्रकार समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा हमने अभी अभी पढ़ी।